गाइस, इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम डेफिनेशन समझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं उस दौरान या उसके बाद कोई भी अनफेवरेबल या हार्मफुल ट्रांसफ्यूजन इवेंट हमें देखने मिले तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके कई कॉजेज होते हैं। देखिए गाइस, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैं ये जनरल कॉज के बारे में बता रहा हूँ, ये कॉमन कॉज होते हैं सभी के लिए। तो उसमें पहला कॉज आता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब कि कभी कभी रेसिपिएंट और डोनर में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, तो ये एक तरीके का कॉज हो सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सैंपल आइडेंटिफिकेशन और रॉन्ग ब्लड इशू, मतलब कभी कभी होता है कि जो ब्लड रेसिपिएंट को चाहिए वो ब्लड नहीं मिल पाता, या कभी कभी मिस मैचिंग हो जाती है। तो ये सब एक कॉजेस हो गए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एरर, मतलब कि कोई पेपर वर्क अगर अच्छे से ना हो पाया तो ये एक तरीके का एरर हो सकता है, ये एक तरीके का कॉज हमें देखने मिल सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। उसके बाद है टेक्निकल एरर या स्टोरेज एरर, ये भी एक तरीके कॉमन कॉज में आते हैं। अब आते हैं उसके कुछ रिस्क फैक्टर। देखिए, रिस्क फैक्टर डिपेंड होता है इंडिविजुअल पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक पर। दूसरा आता है ब्लड कंपोनेंट पर, ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो सकता है। समझ लीजिए किसी भी पेशेंट को अगर ओ ब्लड चाहिए, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए और उसको वो ब्लड नहीं दिया गया, तो वो एक ब्लड कंपोनेंट एक फैक्टर रहा है, एक रिस्क फैक्टर रहा है। तीसरा होता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस इक्विपमेंट से आप ये प्रोसेस कर रहे हो ट्रांसफ्यूजन का, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद है कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ये डिपेंड होता है प्रोसीजर पर भी, कि अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना किया गया है तो ये भी एक तरीके के रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कितने टाइप के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। गाइस, इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो टाइप बेसिकली होते हैं। पहला होता है इम्यूनाइज मीडिएटेड, दूसरा होता है नॉन इम्यूनाइज मीडिएटेड। जो इम्यूनाइज मीडिएटेड होता है वो पूरा इम्यून सिस्टम पर डिपेंड होता है, और जो नॉन इम्यूनाइज मीडिएटेड होता है वो इम्यून सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता। तो पहले हम बात करते हैं इम्यूनाइज मीडिएटेड पर। इसमें दो पार्ट आते हैं, इसके दो सब पार्ट हैं। पहला होता है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उसके बाद दूसरा होता है नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आप समझ सकते हैं हीमोलाइटिक का मतलब होता है हीमोलाइटिक, मतलब कि ब्लड का ब्रेकडाउन। ओके, तो ये हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसमें दो और सब टाइप हैं, इमीडिएट और डिलेड। वहीं जो नॉन हीमोलाइटिक में भी दो सब टाइप हैं, इमीडिएट और डिलेड। वहीं जो नॉन इम्यून मेडिएटेड है उसमें भी इमीडिएट और डिलेड है। देखिए, इमीडिएट का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर और डिलेड का मतलब होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर। देखिए, इंट्रावेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल के अंदर, एक्स्ट्रावेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल के बाहर। उसको मैं आगे बताऊंगा, आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करते हैं इम्यूनाइज्ड में। पहला जो पार्ट है वो है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्रेक हो चुका है, टूट गया है। ओके, तो इसमें दो कैटेगराइज किए हैं, दो टाइप में। पहला होता है इमीडिएट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसी है वो टूट रही है। दूसरा होता है डिलेड, डिले हो गया है, मतलब कि वो ब्लड वेसल्स के बाहर हो गया है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। देखिए, इमीडिएट क्यों नाम दिया गया? इमीडिएट मतलब कि जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसी दौरान ये हीमोलाइटिक प्रोसेस चालू होता है, तो इसीलिए इसको इमीडिएट बोला है। कुछ सेकंड में ही, कुछ मिनटों में ही, नॉट सेकंड, कुछ मिनटों में ही, मतलब 24 घंटे के अंदर तक ये प्रोसेस कम से कम चालू हो चुका रहेगा। डिलेड का मतलब ये होता है कि 3 से 7 दिन के भीतर अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो वो टाइम शो करता है इसमें, तो उस टाइम हमें देखने मिलता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब आते हैं जो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इंट्रावेस्कुलर मतलब कि जैसे मैंने बताया था ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है। ओके, ये फ्यू मिनट में चालू हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, मतलब कि 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कम से कम चालू हो ही चुका रहेगा। अब इसके साइन और सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा फीवर और चिल, ये आपको सिंपल सा देखने मिलेगा। अगर कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो तो फीवर और चिल आपको देखने मिलता ही है। हाइपोटेंशन देखने मिलेगा, क्योंकि गाइज आरबीसी ऑलरेडी टूट चुकी है। ओके, और आरबीसी टूट गई है तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन कंडीशन देखने मिलेगा। नोशिया, डिसिप्निया, वॉमिटिंग, ओके, ये सब चीज़ें हमें देखने मिलेगी। अलॉन्ग विद चेस्ट एंड बैक पेन भी देखने मिलेगा। हीमोग्लोबिनूरिया भी देखने मिलेगा, क्योंकि आरबीसी ब्रेक हो चुका है तो हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू निकलेगा, तो ये भी कंडीशन है। एक्यूट रीनल फेलियर भी हमें देखने मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा ब्लड है जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट रेट होता है, क्योंकि कोई भी आरबीसी जब ब्रेक होती है वो फिल्टर्ड कहाँ से होगी? वो फिल्टर्ड होगी थ्रू द किडनी, तो रीनल फेलियर भी इस दौरान हो सकता है। और पेन एट ट्रांसफ्यूजन साइट, ओके, ये भी एक तरीके का साइन और सिम्टम हो सकता है। शॉक भी हमें देखने मिलता है अलॉन्ग विद डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। तो ये एक तरीके से ये रहे साइन और सिम्टम।
अब देखिए, इसमें एक और चीज़ आती है मैनेजमेंट एंड थेरेपी। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट ये होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली रोक दिया जाए। ओके, और जैसे मैंने बताया था इसमें एक्यूट रीनल फेलियर है। ओके, तो इसके लिए हम मैनिटोल दे सकते हैं ताकि वो रीनल फेलियर को प्रिवेंट कर सके। हाइपोटेंशन के लिए हम दे सकते हैं इंट्राविनस फ्लूइड। ओके, और वैसे एक्टिव ड्रग्स, एग्जाम्पल है डोपामिन, तो ये हम दे सकते हैं। देखिए, ये जो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है ये कैसे कॉज हुआ रहेगा, ये बिकॉज ऑफ IgM, इम्यूनोग्लोबिन एम, जो एंटीबॉडीज होती हैं AOB, उसके कारण ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज हुआ रहेगा। ओके, और इसको मीडिएट करेगा ऑफकोर्स। इस दौरान क्या होगा कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी इसको स्टिमुलेट करेगा, और उससे एसोसिएटेड जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होंगे, ओके, तो वो सब चालू होंगे और वो सब इसको इनिशिएट करेंगे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। अब बात करते हैं डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। देखिए, ये रेयर कंडीशन होती है, कॉज होती है मेनली ड्यू टू दी इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी से। देखिए, अगर हम इसका सिंपल सा मतलब समझें तो देखिए, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी ने RBC को सेंसिटाइज कर दिया, और सेंसिटाइज करने के बाद हमारा जो बॉडी है वो फेगोसाइटिक सिस्टम, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, और उसने फेगोसाइटिक सेल प्रोड्यूस किया, और फेगोसाइटिक सेल जैसे कि मैक्रोफेज हो गए, वो जाके RBC को, जो सेंसिटाइज RBC है उसको इनगल्फ कर दिए। ओके, तो ये रहा उसका एक तरीके का पैथोफिजियोलॉजी। अब ये जो इवेंट होता है ये कुछ घंटे से लेके 3 से 7 दिन के भीतर तक ये प्रोसेस होता है ट्रांसफ्यूजन के, तो इसलिए इसको डिलेड बोला गया है। हमने इससे पहले पढ़ा था इमीडिएट, तो वो कुछ मिनटों में ही शुरू हो जाता है, और ये जो होता है ये कुछ घंटे या उसके बाद से कुछ टाइम लगता है, 3 से 7 दिन के भीतर का। इसमें एक और चीज़ हमें देखने मिलती है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स टू ट्रांसफ्यूज्ड RBC, मतलब कि इसमें क्या होता है कि वो पेशेंट जिसमें ऑलरेडी ये जो सेंसिटाइज रिएक्शन है ये हो चुका है, ओके, तो उनमें क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है प्री ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन से पहले का जो प्रोसीजर होता है उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब इसमें साइन और सिम्टम क्या आएंगे, फॉल इन हीमोग्लोबिन, ओके, तो इसमें बिलीरुबिन और माइल्ड जॉन्डिस हमें देखने मिलेगी विद इन 5 to 7 days ऑफ ट्रांसफ्यूजन, और हमें रीनल फेलियर भी देखने मिलेगा, बट वो रेयर कंडीशन रहेगा। तो ये रहे साइन और सिम्टम। अब बात करते हैं नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। इसमें जो RBC हैं वो ब्रेक नहीं होंगी, तो इसके अंदर आती हैं 4 जो इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उसको मैंने इंक्लूड किया है। उसमें पहला आता है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इस फेब्राइल का मतलब फीवर होता है, सिंपल सा इसमें फीवर होगा, कन्फर्म आप दिमाग में रखिएगा। दूसरा और तीसरा है ना, ये एलर्जिक पर डिपेंड होता है। ये तो जो अर्टिकारियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है या एनाफाइलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये दोनों एलर्जिक पर डिपेंड होती हैं। और जो लास्ट होता है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ऑफ कोर्स इसमें होगा जो लंग्स होते हैं, ट्रायली बोलते हैं इसमें, इसका मतलब होता है लंग इंजरीज होती हैं। इसमें कार्डियोजेनिक का हार्ट का कोई रोल नहीं होता, ओके, इसमें डायरेक्टली पल्मोनरी एडिमा होता है। तो हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है। इसमें हम समझते हैं फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शन मोस्ट कॉमन होता है, ओके, और ये करीब करीब जितने भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसका 90% यही होता है। ये एक बेनाइन सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शन है। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें जो रेसिपिएंट होता है, ओके, उसमें उसका एंटीबॉडी रिएक्ट किसके साथ करेगा, जो डोनर होता है उसके WBC से, ओके, ये आप याद रखिएगा। मतलब कि जो रेसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी और जो डोनर है उसका WBC या उसका प्लेटलेट के एंटीजन के साथ रिएक्शन होगा, ओके। तो उसके बाद उसका जो बाकी का प्रोसेस है वो हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। उसके बाद आता है ये जो प्रोसेस है ये कुछ मिनटों में ही चालू हो जाएगा। देखिए, इसका पैथोफिजियोलॉजी वही है जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जैसे रेसिपिएंट हो गया, रेसिपिएंट का जैसे मैंने बताया था एंटीबॉडी हो गया, और जो डोनर हो गए उनका जो WBC या प्लेटलेट एंटीजन हो गया, वो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ओके, जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और उससे क्या होगा कि हमारा जो WBC है वो पाइरोजेंस रिलीज करेगा। पाइरोजेंस मतलब क्या होता है, पाइरोजेन मतलब एक तरीके का वो एजेंट जो फीवर कॉज करते हैं, मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगा। साइन और सिम्टम, ऑफकोर्स ये फेब्राइल है, फेब्राइल का मतलब जैसे मैंने बताया था वो फीवर, ओके, तो ये फीवर हो गया। सिम्टम दूसरा हो गया चिल, मेलेस, ये सब रहे कुछ साइन और सिम्टम। उसके बाद है थेरेपी एंड प्रिवेंशन। ऑफकोर्स हमें ल्यूकोसाइड देना है विथ पुअर RBC, ओके। उसके बाद आता है एक और चीज़ एंटीपायरेटिक, ओके, क्योंकि फीवर हुआ है तो एंटीपायरेटिक देना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये हमारा रहा फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरा आता है एनाफाइलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये ऑफकोर्स
ये एक तरीके का सेवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है। और गाइस इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए शो करता है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। ये रेयर पेशेंट्स में होता है, बट इसमें ये उन पेशेंट में होता है जिनमें आईजी जो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उनका बॉडी क्या बनाएगा, एंटी इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज। ओके, और ये रिएक्शन बहुत क्विक होगा। ओके, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा विद इन मिनट्स। साइन और सिम्टम ऑफ कोर्स देखिए गाइस, ये जैसे मैंने बताया था ये एलर्जिक है, तो इसमें इचिंग विचिंग ये सब प्रोसेस जो होता है ना वो आएंगे ही। ओके, इचिंग, शॉक, सेप्टिक शॉक, वो सब आएंगे। और उसके अलावा ये सब जैसे मैंने बताया था, उसके अलावा जो साइन और सिम्टम्स है जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होगा, कफ, ब्रोंकोस्पाज्म, डिसिप्निया, ये सब चीज़ होंगी। जीआईटी में नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइपोटेंशन होगा, सिंकोप भी होगा। स्किन में क्या होगा, फ्लशिंग, अर्टिकारिया मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन, और ईचिंग विचिंग ये सब प्रोसेस जैसे मैंने बताया था ये सब चीज़ें साइन और सिम्टम में ही होंगे। थेरेपी और मैनेजमेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स इसको आईवी फ्लूइड पर रखना पड़ेगा, नॉर्मल सलाइन देना पड़ेगा। ओके, अलॉन्ग विथ इसमें एपिनेफ्रिन इंजेक्ट करना पड़ेगा और एंटीहिस्टामिन देना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो इसमें एंटीहिस्टामिन देना बहुत जरूरी है। हाइपोक्सिया कंडीशन में हम ऑक्सीजन मास्क देंगे। ओके, तो ये रहा हमारा एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अर्टिकारियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये भी गाइस ऑफ कोर्स ये भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के प्रोसेस में ही होगा। ये भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगा और ये भी कुछ मिनटों में और कुछ मिनटों में ही चालू हो जाएगा ये प्रोसेस। गाइस जैसे मैंने बताया था जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और अर्टिकारियल रिएक्शन, ये करीब करीब सेम ही है। ओके, देखिए इसके जो कॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये समझ लीजिए पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। समझ लीजिए एलर्जन, ये पेशेंट है, समझ लीजिए रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का एलर्जन और डोनर का रिएजेंट ये आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि जो ये डोनर है उनका एलर्जन ले लो या रेसिपिएंट का रिएजेंट ले लो, कोई भी वाइस वर्सा, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जाके मास्ट सेल पर अटैच हो जाएंगे और मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन। ओके, और ऑफकोर्स हिस्टामिन रिलीज होगा। ओके, तो हिस्टामिन क्या करेगा आपको, उसके बाद हिस्टामिन क्या कॉज करेगा, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा। ओके, तो इस तरीके की ये कुछ कॉजेज हैं और ये पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहा है। साइन और सिम्टम ऑफ कोर्स ये मैंने जैसे बताया था, ये एलर्जी रिएक्शन है तो हमें अरेथ्रेमा देखने मिलेगा, मतलब कि एक तरीके से जो हाथ होते हैं वो थोड़े लाल लाल हो जाएंगे, हाथ पैर, जो स्किन होती है वो रेड अपीयरेंस देखने मिलेगी, प्लूराइटिस देखने मिलेगा, इचिंग प्रोसेस देखने मिलेगा। ओके, और ऑफकोर्स स्किन पर रेडनेस वो देखने मिलेंगे, हाइपोटेंशन कंडीशन देखने मिलेगी। ओके, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉक, सेप्टिक शॉक, ये सब देखने साइन और सिम्टम में मिलेगा। थेरेपी और प्रिवेंशन इसका सबसे बेस्ट होगा एंटीहिस्टामाइन देना, सबसे बेस्ट। अगर इसका कॉन्शियसनेस लॉस हो गया गाइस तो ऑफकोर्स इसको होश में लाने के लिए हमें एक तरीके से अपना आईवी फ्लूइड ये सब प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। आप जानते होंगे एबीसी जो रिससिटेशन प्रोसेस होता है, एबीसी मतलब क्या होता है, ए फॉर एयर, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं रिससिटेशन प्रोसेस, ABC, एयर, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी प्रोसेस। ओके, अब आते हैं जो लास्ट प्रोसेस होता है इसका नॉन हिमोलाइटिक का, वो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरीज। ओके, ट्रैली बोलते हैं इसको, एक और तरीके से बोलते हैं नॉन कार्डियक पल्मोनरी एडिमा। ये क्या कॉज करता है, ये जो हमारा परमिएबिलिटी रहती है पल्मोनरी कैपिलरी बेड की उसको अल्टर्ड कर देता है। तो उसमें क्या होता है, वो उसके अल्टर्ड होने से जो एयर सैक होते हैं लंग के उसमें पानी भर जाता है, और ये प्रोसेस बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से होगा, हिस्टामिन मीडिएटेड इवेंट से हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से हो सकता है। इन सब प्रोसेस से हमारा फ्लूइड होता है वो लंग्स के सैक में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस दौरान जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, कार्डियक रिटर्न कम मिलते हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं पल्मोनरी एडिमा से करीब करीब। साइन और सिम्टम ऑफकोर्स वही होगा, फीवर, चिल, एक्यूट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिसिप्निया, साइनोसिस। ओके, थेरेपी हम ऑफकोर्स वही देंगे जो ABC प्रोसेस है। सबसे पहले होता है ऑक्सीजन थेरेपी देना, एयर देना, ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, ड्यू टू दी पल्मोनरी एडिमा के थ्रू इंट्यूबेशन करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। उसके बाद आता है इंट्रावीनस स्टेरॉइड देंगे हम, और होता है जो ल्यूकोसाइड पुअर कंपोनेंट होगा उसको हम यूज़ करेंगे। ये रहा थेरेपी एंड मैनेजमेंट। ओके, तो ये हमने ये कंप्लीट किया है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, और ये नॉन हिमोलाइटिक पार्ट रहा है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्यून नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें भी दो पार्ट आता है, इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट का मतलब होता है सडन फ्यू मिनट में चालू हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें आता है बैक्टीरियल ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड, और डिलेड में आता है आयरन ओवरलोड।
देखिए बैक्टीरियल ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन, देखिए जैसे मैंने बताया था कि ये नॉन इम्यूनाइज्ड है, ओके। तो इसका डायरेक्टली क्या होगा कि बैक्टीरिया डायरेक्टली अफेक्ट करना शुरू होगा, ओके। बैक्टीरिया डायरेक्टली अटैक कर देगा लंग्स के एयर सैक पर, ओके। और इससे क्या होगा, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो जो लंग्स है उसमें निमोनिया, बहुत सारी एक डिजीजेस कॉज होना शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक थेरेपी, बिकॉज ये बैक्टीरिया है तो ऑफकोर्स इसके लिए एंटीबायोटिक ही बेस्ट होगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड के लिए क्या होगा कि जो मतलब सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, ओके। तो हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है उस दौरान, ओके। टैकीकार्डिया कंडीशन देखने मिलती है। और उसके साथ हमें क्या देखने मिलता है, कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर भी देखने मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा भी देखने मिलेगा। उसके लिए साइन होता है उसका चेस्ट पेन, कफ, हाइपरटेंशन, ओके। तो ये सब कुछ कॉजेज रहा है। अब बात करते हैं आयरन ओवरलोड। ये आयरन ओवरलोड कंडीशन कब आती है, जब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है आरबीसी ट्रांसफ्यूजन का। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं आयरन ओवरलोड को ट्रांसफ्यूजन हीमोसिट्रोसिस। इसमें क्या होता है, आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आयरन जब एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके, ब्लड के सेक्शन में, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें क्या होगा, वो हमारे हार्ट, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। उसका साइन क्या होगा, साइन और सिम्टम हमें ये देखने मिलेगा, मसल वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, माइल्ड जॉन्डिस और एनीमिया कंडीशन हमें देखने मिलेगी आयरन ओवरलोड में। आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है उस दौरान। थेरेपी क्या होगा, आयरन चिलेटिंग एजेंट, मतलब कि आयरन का जो अमाउंट है उसको कम करना, ओके। गाइज हम इस लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम वो सभी रिकॉर्ड को इंश्योर करेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे जो हमें करेक्ट पेशेंट को देना है फ्रॉम करेक्ट डोनर। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें हम इंक्लूड करेंगे पेशेंट का डिटेल्स, ब्लड रिक्विजिट फॉर्म, कॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट, जो आरएच इम्यूनाइजेशन होगा, ओके, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये सब हम चेक करेंगे। लेबल्स चेक करेंगे, जो ब्लड ग्रुप होता है हमें देना है उस ब्लड ग्रुप का लेबल्स कौन सा होता है, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में। और उसमें हम एक और चीज़ एग्जामिन करेंगे पेशेंट का प्री ट्रांसफ्यूजन और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा का, मतलब कि ब्लड को देने से पहले या ब्लड को देने के बाद का जो भी कंडीशन है हम वो सब देखेंगे, ओके, फ्रॉम ईडीटीए सैंपल, ओके। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर पिंक और रेड डिस्कलरेशन मिला इन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा में, वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा हीमोग्लोबिन टूट चुका है, ओके, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि आरबीसी टूट जाएगा तो फ्री हीमोग्लोबिन दिखेगा हमें इस दौरान, ओके। तो इसलिए उसको पिंक और रेड डिस्कलरेशन देखने मिलता है। अगर हमें येलो डिस्कलरेशन देखने मिला तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ चुका है।